तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूँ, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, सरकार के 12 साल पूरा होने को लेकर। तो क्या नाम है सर आपका? हर्ष मेहता जी। हर्ष। और आपका सर? अरे नाम तो बता दो। मेरा नाम चमन नागर है। और आप सर? मेरा नाम बाबू मुंडा है। आप तो अक्सर दिख जाते हैं इधर। तो हम लोग तो इसलिए इधर पूछ रहे हैं कि 12 जून है आज, और 12 जून 1975 का हम लोग पढ़ रहे थे कि एक वक्त था जब संवैधानिक संस्थाओं के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नज़ीर था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनका अवैध कर दिया रायबरेली का उनका चुनाव। एक वक्त 2026 में है जब सबसे ज़्यादा संवैधानिक संस्थाओं पर बहसें हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का केस आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग का साठगांठ है। तो सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, और देश की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये तो मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। मैं तो अकेला देख ही नहीं रहा हूँ, ये पूरा देश दिख रहा है। देश में आधे लोग तो समर्थक हैं। देखो 12 साल के अच्छे बीते 12 साल। ये तो ठीक है, जिसकी आंख नहीं उसको चश्मा तो बांटी ही जाती है। आंख रहेगा तभी तो दिखाई देगा। किसी के पास तो आंख है नहीं, जेब खाली है मगर बूंद तो गाई जाती है। ये सरकार के हाथ में यही है। ये लो जो अंधेरी नगरी चौपट राज के हिसाब है, जो 4000 रुपये का सिलेंडर लेकर आकर लोग कहते हैं कि हम तो अमीर आदमी हैं, गरीब आदमी को कौन पूछता है। ये सुप्रीम कोर्ट उनके जेब की चीज़ है, लोअर कोर्ट उनके जेब की चीज़ है, तो सारी चीज़ बिकी हुई है। अब उसमें बारे में हमारे से क्या पूछ रहे हैं? लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है जो यहाँ कॉफ़ी होम में जो बड़े बड़े लोग हैं उनको, कि चाय का दाम कितना बढ़ गया, बस का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल लग रहा है। कह रहे कि हमारी आमदनी भी तो बढ़ी है। एक भाई साहब मिले, बोले पहले हमारा ज़मीन 5,000 रुपये गज था, आज 3 लाख रुपये गज है। बोलिएगा कि आप 3 लाख रुपया हो गया, आपका किराया पर रहते हो, 3 लाख रुपया का बात करते हो। लोग किराएदार हैं, हम भी किराएदार ही हैं, और हम कहते कि हमारा ज़मीन तो 50 करोड़ की है। आप देखने थोड़ी जाते हैं, देखने तो जाते नहीं हैं। यहाँ कहने में और करने में जिनी आसमान का अंतर होता है। और इसीलिए आम जनता सड़कों पर नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है। मुद्दों को लेकर के जिस तरीके के आंदोलन पहले होते थे 12 साल पहले, 14 के पहले, अब उस तरीके के नहीं है। पहले ही पेट्रोल डीजल बढ़ते थे, आज भी बढ़ रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर होते थे, हम लोग कवर कर रहे होते थे, आज वो स्थिति नहीं है। ये क्यों रहेगा? उस टाइम जो है ना 50 रुपये दाल थी और 70 रुपये का पेट्रोल था, तो महंगाई दिखता था। और आज जो है 100 के पार हो गया पेट्रोल और डीजल, तो महंगाई थोड़ी दिखता है। जेब में तो पैसा है नहीं, पैदल तो आना है जाना है, तो ये रोड पर जाएंगे, ये धरना देने जाएंगे कि अपने कमाने में लग जाएंगे। ये 70 रुपये नहीं, ये 100 रुपये की इकट्ठा में लगे हुए हैं कि कैसे इकट्ठा करूँ और बच्चे को पालन पोषण करूँ। ठीक कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सही और गलत का सवाल नहीं, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, मगर 2-3 बातें आपको गौर करने वाली हैं। मैं नहीं जानता कि आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के नाते अगर आप आते तो आंकड़े को समेत आते। आप ये 12 साल पहले, ये देश के अंदर अमृतकाल जो चल रहा है, 12 साल पहले महंगाई की दर क्या थी और आज की डेट में महंगाई क्या है, किसी एक महिला के कहने से या किसी एक आदमी के कहने से। आमतौर पर जैसे यहाँ 100 लोगों से बात किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर 70-80 लोग के लिए महंगाई इशू नहीं है तो नहीं है। फिर वो नहीं, लोकतांत्रिक आंकड़ों के हिसाब वो देखिए, आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पे लोग शुद्ध टाइम पास करने आते हैं, और जो समाज की जिम्मेवारियों से मुक्त सिर्फ चिंतक ही होते हैं। यहाँ पर ऐसे किस्म के लोग आते हैं। मगर ये जो आदमी राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए वो लोग हैं, वो रियलिटी को देख भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इससे पहले कि आप बीच में कोई इंटरप्ट करें, मैं 2 बातें आपसे कहूँगा। मैं पहली बात तो ये है कि पिछले 12 सालों के अंदर महंगाई की दर कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, और आत्महत्याओं का रेशो क्या रहा है। मैं इस सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मैं इस सरकार का कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। अब वो सारी जिम्मेवारी ईरान इराक वार ने ले ली है, अब उसकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इस सरकार के ऊपर किसी किस्म का दोष ही नहीं है। अब तो ईरान इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी ले चुका है, अमेरिका अपनी जिम्मेवारी ले चुका है कि भारत में महंगाई जो सी हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जनता जो आज के वक्त में जहाँ खड़ी हुई है, अभी आप उनसे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पूछ रहे थे,
अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहाँ तक मतलब जायज़ है नाजायज़ है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर एक बात तो तय है कि अगर हमारे देश के चीफ जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत अगर इस बात को आम आदमी को कॉकरोच तक बता डालते हैं तो उसमें एक बड़ी चिंता की बात ये है। एक आदमी का अपमान है, हमारे देश के आम आदमी का अपमान है। तो सड़कों पर भी तो है, लेकिन कहाँ उसका कुछ असर है। लखनऊ में देखिए लोग कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर के लोगों के लिए जो इशू है शिक्षा को लेकर कि पेपर लीक पर लोगों से पूछते हैं, कहते हैं अजी पहले पेपर लीक का नहीं, आप डाटा लेके आओ। हाँ जी। हम महंगाई के लिए कहते हैं जी महंगाई को समस्या ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप इसीलिए ये सवाल है कि अच्छा विपक्ष में भी जब जाते हैं, विपक्ष के पास भी है, कहते हैं जी बताइए अच्छा कौन बड़ा चेहरा है। देखिए विपक्ष के बारे में जहाँ तक बात है कि विपक्ष किसी भी किस्म की लीडरशिप देने में असमर्थ रहा है, और इसी वजह से जो देश के अंदर जो देश की राजनीति के अंदर ये जो फ़र्क आया आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रचंड बहुमत चला जा रहा है। और एक तरीके से आप ये किसी ज़माने में अश्वमेध यज्ञ चला था तो अश्वमेध यज्ञ की तरह इनका घोड़ा भाग रहा है बंगाल जैसी स्टेट के अंदर। केरला के अंदर भी ये लोग जो से अपने आप को थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो एरिया जहाँ पर कि बहुत प्रबुद्ध लोग रहा करते थे, बंगाल हो गया आपका, केरला हो गया, जहाँ पे लोगों से वहाँ से अगर कोई आवाज़ उठती तो पूरा देश देखता था कि बंगाल से कोई आवाज़ उठ रही है, केरला से कोई आवाज़ उठ रही है। मगर आज के वक्त में किसी किस्म का विपक्ष ना होने की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी का प्रचंड बहुमत आता जा रहा है। वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती हैं, वो चाहे तो उसमें जनता का क्या रोल है? जनता तो झोली भर भर के वोट दे ही रही है। हाँ हाँ जनता है, लोगों को बिल्कुल 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 जनता तो देगी, जनता तो देगी जनता तो देगी। लोकतंत्र का पैमाना तो सरकारों का बनना, हाँ जी हाँ जी। सरकारों का अंक गणित यही है ना। मगर एक बात है कि लोकतंत्र का पैमाना सिर्फ 2 दिन का रह गया आज के दिन में। आज आप वोट डाल के चले आइए, उससे अगले दिन अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ उनसे आपकी निरर्थक हो जाती है। सत्ता के गलियारों में आपकी आवाज़, आपके मुद्दे पहुंचते ही नहीं है। क्या सर? बोलिए, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि बताइए कैसे बीते 12 साल। अच्छे बीते हैं, ठीक बीते हैं। बदला है या बहुत कुछ बदल गया है? नहीं, जो बदलना चाहिए वो भी बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। विकास भी हो रहा है, कुछ कमियां भी आ रही हैं, कमियां आ रही हैं उसको लोग इंगित कर देते हैं। एक दो बदलाव जो आपके जीवन को बदला हो, आपके परिवार को बदला हो, जो पहले नहीं हुआ था। देखिए, मतलब जो जुड़ा हुआ चीज़ हो, बच्चों की नौकरी, आपका इलाज का खर्चा या आपकी तरक्की का कोई। देखिए समाज है, इसमें पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। महंगाई कोई किसी विशेष शासन में, प्रशासन में रुकने वाली नहीं है। तो प्रजातंत्र है ये, विकास भी हो रहा है। और कुछ लोग आलोचनाएं करते हैं आलोचनाएं तो नेहरू के शासन में भी होती थी, बाद में और दूसरे दल आए उनके शासन में भी होती है। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी जी ने। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसके समय में जो IIT, IIM इत्यादि थी उसका मुकाबला आज नहीं है। IIT बनी, IIM बने, सुई भी नहीं थी हिंदुस्तान में, ये सारी चीज़ें बनी हैं। उसने भी उसका अपना महत्व है, नेहरू जी का अपना महत्व है, इनका अपना महत्व है। इन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शुक्रिया आपका। बताइए सर, बताएं। कैसे बीते 12 साल? देखो, एक ऐसा है कि मृणाल पांडे ने 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका थी, उन्होंने एक नोट लिखा था, संपादकीय नोट। मैं ये समझता हूँ कि पूरी सरकार 12 साल उसी पर लगी रही। उनका ये कहना था कि RSS को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर RSS के एजेंडे को पूरा करे। मोदी जी ने पिछले 12 साल में उस एजेंडे को पूरी तरह पूरा किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जब कोविड आया, कोविड के समय जो हालात बने, चाहे वो हों। जो 2019 का चुनाव लड़ा गया वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर लड़ा गया। इसका मतलब हम मान के चलें कि इस सरकार ने 2 ही काम किए, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दी ताकि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए और मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाए। अब ये पिछले बताइए सर, जो आप कहते हैं कि ये
एक आम आदमी को आरएसएस से क्या मतलब है? एक आम आदमी को इससे क्या मतलब है कि राघव चड्ढा पंजाब में अपने 6 सांसदों के साथ क्यों चले गए? एक आम आदमी से इससे क्या मतलब है कि इनका चुनाव आयोग या SIR? आम आदमी को तो मतलब है कि उनके देश का विकास कैसा है, महंगाई, बेरोजगारी। अब आपके पंजाब में देखिए अगले साल चुनाव होने वाला है, वहाँ जिस तरीके से लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पैमाना है लोकतंत्र का कि जहाँ जिसकी सरकार लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा झोली भर भर के वोट मिले वो देश का नायक माना। मैं पंजाब को भी जानता हूँ और मैं इस देश के नागरिकता की सोच को भी जानता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब आप एक पैमाना तय कर दें और पिछले 12 साल में यही काम करें, अभी आपके सामने हुआ कि उत्तर प्रदेश की गाय गाय है और असम की गाय मैथुन हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब चाहते क्या, इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? सवाल भूखमरी गरीबी की बाद की बात है। मैं एक बात आपसे और कहूँ, गांधी 1917 में चंपारण से निकल कर आए। गांधी को पता था कि ये देश धर्म आधारित है। वो खिलाफत मूवमेंट के साथ क्यों खड़े हो गए, वो बाबा खड़क सिंह के साथ क्यों खड़े हो गए? ये सोच जब तक हम क्लियर नहीं है, हम लेकर आते हैं कि इसको भूख है कि इसको भूख नहीं है। 5 किलो अनाज आप पिछले 12 साल से लोगों को बांट रहे हो और एक बुढ़िया से कहलवा रहे हो कि जो हमें अनाज और नमक देता है, हम तो वोट उसको डालते हैं। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस देश में? कौन सी आम लोगों की जरूरत तो यही है ना सर। तो मेरा ये कहना है कि हमारा ये कहना है कि ये रास्ता ही नहीं अच्छा था जिस रास्ते पर ये आरएसएस ने इस देश को डाल दिया है और आपस में बंटवारे की राजनीति पर आप खड़े हुए हैं, उसमें निकलेगा। ये 12 साल का इतिहास यही इतिहास है, इसके बिना और कौन सा इतिहास है? मेरा ये कहना है, बाकी तो आपका। आपको दिल्ली के इस कॉफ़ी हाउस से माहौल क्या दिखा रहा था? कई सारे ऐसे देश के मुद्दे हैं जिस पर आम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो इस वजह से क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मीनाक्षी नटराजन को दिया गया आदेश है उसको लेकर और देश की राजनीति में विपक्ष की एकता को लेकर, विपक्ष के चेहरे को लेकर और बीते 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के आम आदमी का जीवन कितना बदला और कितना बदलना बाकी है, ये तमाम लोगों को लेकर ये आम लोग क्या सोचते हैं उसको लेकर देश के आम लोगों के दिलों में खास करके जो मुद्दे हैं उसको आने वाले वक्त में देश को कैसी दशा और दिशा मिलेगी, ऐसे कई सारे सवाल हैं। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।